तो शुरुआत करते हैं आज के सफर की। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। हमने जैसा लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं यूजुअली इनकम के, इन्वेस्टमेंट के। एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है जहां से हमें कुछ फिक्स्ड रिटर्न्स मिलने वाले हैं, हमें पता है कि हमें कितने टाइम में कितना पैसा मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन ऐसा होता है जहां पर थोड़ा सा मार्केट बेस्ड होता है, उसमें हमें पहले पता नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट कितना, मतलब इन्वेस्टमेंट तो कितना होने वाला है वो हमारे हाथ में है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें रिटर्न कितने मिलने वाले हैं, कितना अमाउंट हमें मिलने वाला है, वो हमें थोड़ा सा कंफर्म नहीं होता है। तो आज हम पहले वाले ऑप्शन, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट होता क्या है। दूसरी चीज, आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे फिक्स्ड इनकम ऑप्शन जो है उनके क्या क्या ऑप्शन है, मतलब विकल्प क्या क्या हैं, कौन कौन सी जगह पर मैं अपने पैसे का निवेश करूं ताकि मुझे एक अश्योर्ड इनकम मिल सके। ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं जहां से मैं एक अश्योरिटी के साथ में अपने इन्वेस्टमेंट को आगे प्रोसीड कर सकूं। तीसरी चीज, इसी डिस्कशन के बीच में हमें दो नए शब्द मिलने वाले हैं, एफडी और सीएफडी। तो हम इन दोनों के बीच के फर्क को समझेंगे। एफडी क्या होता है, एफडी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सीएफडी क्या होता है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम आज समझने वाले हैं। चौथा पॉइंट रहने वाला है डिफरेंस बिटवीन जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ। इन तीनों के बीच के हम डिफरेंस को समझेंगे। मोस्टली हमारा जो फोकस रहने वाला है वो ईपीएफ और पीपीएफ को लेकर ही रहने वाला है। नेक्स्ट वन इज विच फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, कि हम जो इन्वेस्टमेंट के फिक्स्ड ऑप्शन जो देख रहे हैं कि हमें पता है कि इतनी इनकम रिटर्न मिल जाएगी, उनमें भी बेहतर कौन सा हो सकता है, सबसे बेस्ट कौन सा है, वो हम आज देखने वाले हैं। और लास्ट में हम रखेंगे आपके प्रश्न। आपके जो प्रश्न होंगे उनको एक एक करके हम जवाब देंगे। समय की मतलब हो सकता है कि थोड़ी कमी पड़े, तो ऐसे में आप अपने प्रश्न मुझे व्हाट्सएप पे या इसके माध्यम से, जूम के माध्यम से आप भेजेंगे तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी आपसे संपर्क करके आपके उन प्रश्नों का समाधान कर पाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सफर की फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के साथ कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के। उससे पहले जान लेते हैं एक बार कि आखिर ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट होता क्या है। एन इन्वेस्टमेंट which will give you a fixed return in a fixed time frame is called fixed income investment। अच्छा, बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक चीज और मैंने बार बार आपके ध्यान में डाली थी कि आप अपने 12 साल से बड़े बच्चों को अपने साथ में लेके बैठे। कारण क्या है, फाइनेंशियल अवेयरनेस हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम जो किताबों में पढ़ते आए हैं, स्कूलों में जो देखते आए हैं, उससे थोड़ा सा एक लेवल अप करके हम चीजों को समझने की कोशिश करें। फाइनेंशियल इलिटरेसी के कारण हम लोग कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं जिनके कारण अपने पैसे का नुकसान कर बैठते हैं। तो अब ये एक छोटी सी शुरुआत मैंने करी है जिसके माध्यम से मैं बच्चों से ही, बचपन से ही उन लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना चाहता हूँ, उनकी नॉलेज लेवल को बढ़ाना चाहता हूँ ताकि आगे चल के कहीं वो कोई गलती ना करें। जो भी वो कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ऑप्ट करें, डिसीजन लें, तो उसके बारे में उनके पास में पूरी नॉलेज हो। तो मेरा एक बार फिर से आप सभी से आग्रह है कि आप अपने 12 साल या उससे अधिक के बच्चों को अपने साथ में लेकर बैठे। बात को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की। इस तरह के कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पर आपको एक फिक्स टाइम फ्रेम में एक फिक्स्ड इनकम मिलने वाली है, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। मुझे पता है कि मुझे जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो पैसा कब मिल जाएगा और कितना मिलेगा, अगर ये मुझे पहले से पता है तो वो आ गया अपना फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में। अगली चीज आती है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इस तरह के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो मुझे फिक्स्ड रिटर्न देंगे। तो आज हम उनके ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला, सबसे कॉमन, सबसे फेमस जो एक ऑप्शन आता है दैट इज एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट के माध्यम से हम अपने पैसे को एक निश्चित समय के लिए
इकट्ठा कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जिसमें हमें पहले से पता होता है कि कितने तारीख को हमारी एफडी कंप्लीट होगी, ब्रेक होगी, मैच्योर होगी, और उसके बाद में हमें कितना अमाउंट मिलेगा। तो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, एफडी। अच्छा, एफडी में थोड़ा सा और दो तीन चीजें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। कुछ लोगों का थोड़ा सा एक डाउट रहता है कि एफडी, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, एफडी में इसका अपने एटीसी का मतलब इनकम टैक्स में कोई छूट है क्या, कोई छूट का प्रावधान है क्या? तो मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, बिल्कुल है। फिक्स्ड इनकम, ये अपने एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट के माध्यम से किए गए निवेश पर आयकर धारा 80C के तहत छूट का प्रावधान है, लेकिन उसमें एक छोटी सी शर्त भी है। शर्त ये है कि वो इन्वेस्टमेंट आपका 5 साल से कम का नहीं होना चाहिए। मतलब 5 साल के इन्वेस्टमेंट पर ही, 5 साल की एफडी पर ही आपको इस छूट का लाभ मिलेगा। 5 साल से नीचे की अगर आपने एफडी कर रखी है तो ब्याज का लाभ तो मिलेगा, पर 80C के तहत जो आपको छूट मिलने वाली है उसका लाभ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? एफडी में मेरे पास में इकट्ठा पैसा है, मैंने बैंक में जमा करा दिया, वो एक विकल्प हो गया। मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मेरे पास में इकट्ठा पैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, महीने मैं कुछ बचाना चाहता हूँ, 1000, 2000, 5000, 10,000, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग मैं कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो उसका एक माध्यम है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। ये सुविधा सभी बैंकों में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स में, पोस्ट ऑफिस में, सभी जगह लगभग उपलब्ध रहती है। तो वहां जाकर आप ये सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। महीने के महीने आपके सेविंग अकाउंट से पैसा जमा होता जाएगा और आपके आरडी अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता जाएगा। टाइम फ्रेम इसमें पहले ही तय करना होता है कि आप ये आरडी कितने समय के लिए चला रहे हैं, कितने समय के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। 5 साल के लिए है तो 5 साल बाद में आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है वो आपको पहले ही बता दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट करके। तो ये था आरडी का। अच्छा, इसमें इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट है क्या? जी नहीं, आरडी में इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज सीएफडी। ये शब्द हो सकता है कि कुछ निवेशकों के लिए नया हो। एफडी और आरडी हम बचपन से सुनते आए हैं, सीएफडी क्या है आज समझते हैं। सीएफडी मतलब कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट। कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब है कि हम जिस तरह से बैंक में एफडी करते हैं, वो उसका फ्लो क्या रहता है कि मैंने बैंक में एफडी के माध्यम से 10 लाख रुपए जमा कराया, ठीक है, और अभी राहुल जी को वो पैसा लोन के लिए चाहिए, तो वो बैंक में जाएंगे और मेरे द्वारा जमा की हुई पूंजी उनको दे दी जाएगी एज ए लोन। अब इसमें बैंक की अर्निंग क्या है? बैंक की अर्निंग ऐसे है कि मैंने जो बैंक में एफडी करवाई है उस पर मुझे बैंक एफडी देगा और रिटर्न देगा करीब 6 से 7% के। और जो राहुल जी अपने लोन के लिए पैसा लेके गए हैं उस पर वो हो सकता है कि 12-14% तक भी चार्ज करे। तो ये जो डिफरेंस का अमाउंट है 5-7% के आसपास का, वो डिफरेंस के अमाउंट से बैंकों को अपने खर्चे और बाकी सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। ये एक प्रोसेस था एफडी का। अब सीएफडी क्या है कि बैंक में हम जो पैसा जमा करा रहे हैं वो एफडी के तौर पे जा रहा है, बैंक पैसा ले रहा है हमसे। इसी तरह से कई बार कॉर्पोरेट्स को, बड़ी कंपनीज को, लिमिटेड कंपनीज को भी पैसों की जरूरत पड़ती है अपनी लिक्विडिटी को कंप्लीट करने के लिए, मार्केट फ्लो बनाए रखने के लिए। ऐसे में फिर वो आम जनता से कुछ पैसे की डिमांड करते हैं, फिक्स्ड पैसे की, फिक्स्ड रिटर्न के साथ कमिटमेंट की, कि हम आपसे एफडी के बतौर ये पैसा ले रहे हैं, साल 6 महीने का जो भी पीरियड है उसके बाद में आपको मैं ब्याज ये पैसा लौटा दिया जाएगा। अच्छा, ब्याज का भुगतान के ये अलग अलग विकल्प देते हैं। आप चाहें तो मंथली पे आउट ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, एनुअली ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम सीएफडी के माध्यम से बड़ी कंपनीज को वो पैसा देते हैं। नेक्स्ट वन इज एनएससी। एनएससी क्या है? नेशनल सेविंग्स की सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली कुछ सिक्योरिटी बस और काम आने वाला एक निवेश है। गवर्नमेंट सेक्टर में इसका ज्यादा उपयोग होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी सिक्योरिटी होती है, देनी होती है, तो वहाँ एनएससी की मांग होती है। 5 साल का एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी आयकर की धारा 80C के तहत छूट का भी प्रावधान है, और इसमें कहे गए निवेश पर आपको करीब 5-6% के आसपास का ब्याज भी मिल जाता है। एनएससी के बाद में बात करें हम तो आता है नेक्स्ट पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बुढ़ापे के लिए मेरे पास में कोई राशि जमा हो, उसके लिए मेरे पास में जरूरी है कि मैं अभी से थोड़ा थोड़ा करके कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर सकूं। तो उसके लिए मेरे पास में एक ऑप्शन आता है पीपीएफ का। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के माध्यम से मैं छोटे छोटे अमाउंट के तौर पर एक बड़ी पूंजी अपने लिए तैयार कर लेता हूँ। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में आगे समझने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज POMIS। POMIS क्या है सर? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस से हमारे पास में एक ऑप्शन ये मिलता है कि आप एक बार में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दो और उसके बदले में उसका एक ब्याज हर महीने हमसे ले लो। तो इस तरह के ऑप्शन ना सिर्फ पोस्ट ऑफिस में भी हैं बल्कि बैंक में भी हैं और भी कई ऑप्शंस में हमको मिल जाता है। बट POMIS थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर माना जाता है। तो POMIS के माध्यम से हम अच्छा, ये किन के लिए कंफर्टेबल है, ये चीज किसके लिए सही है? ये बेसिकली सीनियर सिटीजन के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जैसे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रिटायरमेंट पर उनको 50-60 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए मिला है, तो वो सीधा POMS में जमा कराएंगे। हर महीने कुछ ना कुछ उनको अपने इनकम का कुछ रिटर्न उनको मिलता जाएगा, जिससे वो अपना आराम से आगे का जीवन यापन कर पाएंगे। तो ये कुछ अच्छा, इसके अलावा एक और आता है अपना गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या है? पैसे की जरूरत ना सिर्फ आपको है, ना सिर्फ मुझे, बल्कि गवर्नमेंट को भी है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं कई सारे अलग अलग जगहों पर, गवर्नमेंट को भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे पैसा मांगने का जो माध्यम है वो है अपने गवर्नमेंट बॉन्ड। बॉन्ड के माध्यम से गवर्नमेंट भी हमसे पैसा मांगती है। वो आरबीआई भी हो सकता है या कोई दूसरा डिवीजन भी। तो इस तरह के कुछ बॉन्ड्स निकलते हैं उन डिविजन्स के, उन डिपार्टमेंट्स के। उनको हम परचेज करके गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, जिससे वो अपने जो भी प्रोजेक्ट है उनको पूरा कर सकें, और उसके बदले में हमें एक फिक्स रिटर्न की गारंटी देते हैं। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट बैंक गारंटेड होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एफडी और सीएफडी के बीच के फर्क की, कि एफडी और सीएफडी में बेसिकली मतलब फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम वो चीज समझेंगे। सबसे पहला डिफरेंस, ईश्वर। ईश्वर मतलब कौन इशू कर रहा है। एफडी को जो इशू करता है वो है आपका बैंक, एनबीएफसी या फिर अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जबकि सीएफडी या कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट को जो इशू करता है वो है कॉर्पोरेट्स या कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज जो होती है, उनको जब फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सीएफडी के माध्यम से मार्केट से पैसा उठाते हैं। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो एफडी को ज्यादा सेफ माना जाता है सीएफडी की तुलना में। हालांकि अभी इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कोई भी केस नहीं सामने आया जहां पर सीएफडी फेल हुआ हो, मतलब किसी कंपनी ने, किसी कॉर्पोरेट ने पैसा लिया हो और उसके बाद में उस एफडी के नाम पर जो पैसा लिया उसे नहीं चुकाया हो। ऐसा अभी तक तो कोई केस नहीं आया है। तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर। मेरा निवेदन है कि जिनका भी राकेश तो कुछ म्यूट पहनता क्यों नहीं नहीं है, है? थोड़ा देर कुछ देर वो के लिए ठंड म्यूट नहीं करें, लगती फिर क्या? बाद में अनम्यूट करने का मौका भी मिलेगा आपको। प्लीज आप म्यूट पागल, करिए ठंड अपने आप लगेगी को। पहले कर उसको दे। 18 साल के को वो तो टी शर्ट में बैठा है। म्यूट कर लीजिए प्लीज, जो भी हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इंटरेस्ट रेट की तरफ। एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा लोअर रहता है सीएफडी की तुलना में, जबकि सीएफडी की हम बात करें तो एफडी की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न, 1 से 1.5 या 2% तक का रिटर्न हमें ज्यादा मिल जाता है। तेरा होगी। इसके बाद करते हैं हम प्री मैच्योरिटी की। प्री मैच्योरिटी का ऑप्शन दोनों में ही अवेलेबल है, लेकिन सीएफडी के कुछ विकल्पों में ये नहीं मिलता है। मतलब सीएफडी की कुछ कंपनियां ये विकल्प नहीं देती हैं कि आप इसे बीच में पैसा निकालें। नीचे निकल रहा है तो मैच्योरिटी के क्या? टाइम पे आप पैसा आराम से अपना निकाल सिर के नीचे सकते लगा हैं। तो सारा शैम्पू से हटा दो उसको, हटा दो कि वेस्ट हो रहा है साबुन। ठीक है मैडम। कल रात को कौन सा फोन आया? चलिए, ये होता है। नेक्स्ट है अपना डिफरेंस बिटवीन ईपीएफ एंड पीपीएफ। जैसा हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं पीएफ के जो दो पार्ट हैं, ईपीएफ और पीपीएफ के बारे में। नेपाल गया हो। आज मैंने ये कहा हम सीधी सी देखते हैं। जा रहे तो डर रहे कि वो फालतू सबसे में पहले निकले। ईपीएफ तो के मैंने लिए किया है पानी पड़ता। एप्लीकेबिलिटी जो आती है वो ईपीएफ की आती है प्राइवेट या नहीं पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए। हाँ, आप और किसी दूसरों को प्राइवेट बोलते हैं कंपनी में तो या पब्लिक कंपनी में है तो वहां पर दूसरों आपको को ये बोलते हैं फैसिलिटी बोलो तो मिल जाती है। दूसरा आता सही है बताया ना, पीपीएफ। हमको क्या काम है? पीपीएफ कहीं में भी जाओ। कोई भी निवेश कर सकता है, आप भी निवेश कर सकते हैं, मैं भी हाँ निवेश कर सकता हूँ, किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसमें निवेश किया जा सकता है।
ईपीएफ में थोड़ा सा एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि यहाँ पर हाँ एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, जबकि पीपीएफ जो आप करवाएंगे उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, वहां पर केवल आपका ही कंट्रीब्यूशन रहता है। आगे बढ़ते हैं। मैनेज जो किसके थ्रू होता है, तो ईपीएफ जो मैनेज करता है वो आपका ईपीएफओ जो डिपार्टमेंट है वो मैनेज करता है, और पीपीएफ को मैनेज करने का जो काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथों में रहता है। विड्रॉल की अगर बात की जाए तो ईपीएफ को सामान्यतया माना जाता है कि रिटायरमेंट के लिए जमा की गई पूंजी है, तो ये आफ्टर रिटायरमेंट ही हमें रिडीम करना होता है, निकालना होता है। जबकि अगर बात की जाए पीपीएफ की, तो इसका जो टाइम फ्रेम है वो 15 ईयर का होता है। आप चाहें तो इसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूजुअली ये 15 साल में रिडीम होने के लिए ओके हो जाता है, ओपन हो जाता है। अच्छा, दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें ऐड ऑन कर रहा हूं मैं ईपीएफ को लेकर। ईपीएफ में आफ्टर रिटायरमेंट अमाउंट का भुगतान होता है, लेकिन आप चाहें तो बीच में निकाल सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी होती है। दूसरी चीज, अगर आपने अपना जॉब स्विच किया है, आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां से मूव करके किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, उस बीच में अगर 3 महीने का अंतराल आता है तो भी आप अपना पीएफ ईपीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। ये विकल्प आपके पास में सुरक्षित रहता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी अपनी ईपीएफ, पीपीएफ और एफडी और इन सबको लेकर। अब मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपना फोन अपना जो है अनम्यूट कर लें, और उसके बाद में आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो उनके ऊपर अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। शादी में देखते थोड़ा सा डांस कर रहा था उसके साथ। आप अपने प्रश्न मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं, और आप चाहें तो जूम के थ्रू भी आप भेज सकते हैं। तो कुछ प्रश्न आने चालू हो गए हैं, एक बार राइट। एक प्रश्न आया है व्हाट्सएप पे, चैट भी है, चैट भी देख लेते हैं। प्रश्न आया है, विल एफडी बी एबल टू बीट इन्फ्लेशन। सर का कहना है कि अगर मैं एफडी करवाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सर का पूछना है कि अगर मैं एफडी करवाता हूं तो क्या इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगी। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। इन्फ्लेशन का देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है, ताकि वो चीज थोड़ा सा क्लियरली हमारे समझ में आए कि इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इन्फ्लेशन का मतलब है मुद्रास्फीति। इसको और थोड़ा सरल शब्दों में समझे अपन। अभी मुझे महीने का घर खर्च चलाने के लिए, वीडियो भी ऑन कर लेते हैं। अभी उदाहरण के लिए मुझे अपना घर खर्च चलाने के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है, तो मुझे अगले साल क्या वो 1 लाख रुपए सफिशिएंट होगा घर खर्च चलाने के लिए? नहीं, बिल्कुल आंसर है कि नहीं होगा। तो ये मैं कैसे आकलन कर पाऊंगा कि मुझे अगले साल कितना अमाउंट चाहिए ताकि मेरा घर का खर्च चल पाए? तो वो आकलन करने की जो कैलकुलेशन होती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन रेट। अभी की जो वर्तमान इन्फ्लेशन रेट है, दैट इज 7 to 7.5, मतलब 7 से 7.5% के आसपास चल रही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना घर खर्च चलाने के लिए, मतलब आज मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, उतना ही घर खर्च चलाने के लिए मुझे अगले साल तक 1,07,000 या 1,07,000 रुपए, 7,500 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। इट मीन्स कि अगर मेरी वेल्थ उतनी इंक्रीज हो पाई, मतलब मेरा 1 लाख रुपया अगर 1,07,000 या 7,500 रुपया हो पाया, तब तो मैं बराबर हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ। उससे कम है तो फिर मेरा पैसा रिड्यूस हो रहा है। भले ही मुझे लग रहा है कि मेरा पैसा बढ़ गया, मान लो मैंने 5% पर एफडी कराई, 6% पर एफडी कराई, तो मेरे पैसे की वैल्यू मुझे बढ़ती हुई दिखेगी तो सही, एक्चुअल में वो करीब 1,500-2,000 रुपया माइनस हुई है। अब इसी से ये सरकार